Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। सो स्टूडेंट, आज मैं यहाँ पर वीडियो लेके आई हूँ टू टारगेट सैनिक स्कूल और RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए ये वीडियो है ऑफ जनरल साइंस। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जनरल साइंस के। आपको एग्जाम होने वाला है। RMS विल गोइंग टू बी अपीयर ऑन 18 दिसंबर एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस आपका 8 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है। सो इसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस। यहाँ पर मैं आपको 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन देने वाली हूँ इन द ब्रह्मास्त्र वीडियो। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये 200 क्वेश्चंस आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। अब एग्जाम से आप नहीं डरेंगे, एग्जाम आपसे डरेगा, क्योंकि ये 200 क्वेश्चंस आपकी फुल प्रिपरेशन कराने वाले हैं आपके जनरल साइंस की। जनरल साइंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक क्वेश्चन आते 50 क्वेश्चंस आते हैं कंटेनिंग 1 मार्क ईच। तो 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जनरल साइंस सेक्शन में। इसी तरह सैनिक 9th में जनरल साइंस सेक्शन में आने वाले हैं 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन कंटेनिंग 2 मार्क्स, तो 50 यहां पर। तो वेटेज बिल्कुल सेम है, तो स्टूडेंट इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि ये सेक्शन भी आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। सो स्टूडेंट, तो यहां पर मैं आपको कराऊंगी पर वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस, और आपके पास अपने एग्जाम तक हो जाएगा 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन। सो स्टूडेंट, यहां पर आपको रेडी रहना है, अपना रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको अगर इनका लैंग्वेज भी थोड़ा चेंज आ गया तो भी आप इनको कर जाएंगे, क्योंकि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 18 चैप्टर से बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के थ्रू यहां आपको कराने वाली हूं, और आप इस सेक्शन को इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो आप हमारा कर्तव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2024 सेशन के लिए। स्टार्टिंग में 25 सीट्स अवेलेबल रहेंगी, तो जल्दी से अपनी सीट एनरोल करा लीजिए, अपनी सीट बुक करा लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस में फर्स्ट कम फर्स्ट से आपको सबसे पहले जो चैप्टर्स होंगे, फिर रिवीजन में इतना अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आप करेंगे तो आपका हर चैप्टर बिल्कुल स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते तो हॉस्टल फैसिलिटी में भी हमारी 1 जनवरी से हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आवर हॉस्टल इज इन बागपत। आप हमारा ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कराते हैं। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विद दिस लोगो। इवन आप हमारी गूगल पर वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in। स्टूडेंट, अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कंप्लीट कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस। लाइव क्लासेस के साथ साथ ये आपको चीजें मिलेंगी, हर टॉपिक की रिकॉर्डेड वीडियो के बाद आपको टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का क्विज मिलने वाला है। फिर एग्जाम टाइम पर आपके लिए लाइव टेस्ट होंगे, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट होंगे, एग्जाम बूस्टर, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। तो ये सारा पैटर्न रहता है हमारा लाइव क्लासेस का। और अगर आप लाइव क्लासेस में सुटेबल नहीं है तो आप हमारा ज्योमेट्री हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके फीचर्स है लाइक दिस। आप यहाँ पर 1 मंथ की फीस भी दे सकते हैं, 3 मंथ्स का प्लान भी ले सकते हैं, आप 6 मंथ की भी एक साथ दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छे से यहाँ पर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर चुका है अपने आप को, तो आप 1 ईयर का प्लान भी ले सकते हैं, लेकिन आप मंथली फीस सबमिट कर सकते हैं कि बच्चे का मन लगेगा या नहीं लगेगा, वो एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं। यहाँ पर आपको हर तरह की प्रिपरेशन मिलेगी, चाहे बच्चा RIMC के लिए अपीयर करना चाहते हो, RMS के लिए, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल। आप हमारे हॉस्टल में रहकर किसी भी एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा सकते हैं। 8 to 5 हमारी क्लासेस चलती है, प्रॉपर हाइजेनिक फूड है बच्चों के लिए, ग्रुप डिस्कशंस हैं, क्विज टेस्ट होते हैं, और संडे टू संडे हमारे महामोक्स होते हैं ऑन द कंप्लीट पैटर्न ऑफ द एग्जाम। सो स्टूडेंट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विद द 25 क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the example of fertilizer? इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल नहीं है? तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं बेसिकली दे आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं बाय यूजिंग द केमिकल्स। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है। पोटाश, ह्यूमन वेस्ट, NPK, नाइट्रोजन
फॉस्फोरस पोटेशियम का एक जगह कंपाउंड आता है अमोनियम सल्फेट। तो बेसिकली जो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजर नहीं है वो है हमारा ह्यूमन वेस्ट। तो ह्यूमन वेस्ट होता है बेसिकली कैटल वेस्ट हो, कोई भी प्लांट प्रोडक्ट्स हो कि रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स, तो दे आर बेसिकली द मैन्योर। तो ह्यूमन वेस्ट इज नॉट एक्ट एज अ फर्टिलाइजर, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इट इज अ मैन्योर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। If we apply a force against the direction of the motion of the body, then the body will, अगर आप फोर्स लगाते हैं against the direction of the motion means अगर बॉडी लेफ्ट से आ रही है और अगर आप राइट से यहाँ पर मोशन यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो बेसिकली बॉडी क्या होगी, मूव विद एन इंक्रीज स्पीड। अगर अपोजिट डायरेक्शन से आपने फोर्स लगाया तो डेफिनेटली उसकी स्पीड तो इंक्रीज होगी नहीं, क्योंकि यू नो दैट फोर्स क्या क्या, फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपकी इंक्रीज भी कर सकता है, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है और स्टॉप बॉडी को मोशन में भी ला सकता है। तो ये शेप भी चेंज कर सकता है ड्यू टू द फोर्स। तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आप अगेंस्ट द डायरेक्शन लगा रहे हैं मींस अपोजिट डायरेक्शन से आप मोशन लगा रहे हैं तो बॉडी क्या हो जाएगी, इट विल स्टॉप मूविंग। अपोजिट डायरेक्शन से अगर आप इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अप्लाइंग अ फोर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ प्रेशर इज, बेसिकली बच्चोो प्रेशर होता क्या है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन और इसी से हम यहाँ पर एक रिलेशन रेडी कर लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यहाँ पर यूनिट होता है न्यूटन, एरिया को हम डिनोट करते हैं मीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां तक अभी तक हमारा ये आंसर करेक्ट है क्योंकि बी ऑप्शन में ये है। बट इफ वी टॉक अबाउट द प्रेशर, पास्कल लॉ इज ऑल्सो देयर। प्रेशर के लिए हमारी लॉ होती है पास्कल लॉ, दैट वाज गिवन बाय द पास्कल। तो उन्हीं को कॉमरेट करने के लिए यहां पर एक यूनिट भी होती है पास्कल जो कि प्रेशर की यूनिट है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर क्योंकि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों ही प्रेशर की यूनिट है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर एक स्टेटमेंट है आपके लिए, असर्शन है, शार्प नाइव्स आर यूज्ड टू कट द वेजिटेबल। शार्प नाइव्स को यूज किया जाता है वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। ये कथन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, शार्प एजेस एक्सर्ट मोर प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, अगर एजेस शार्प होंगे तो प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। कैसे ये रिलेशन हम पता लगा सकते हैं, आप एक रिलेशन को अच्छे से समझ ले, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप प्रेशर के रिलेशन को अच्छे से समझ गए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहां पर जो प्रेशर है वो फोर्स को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया कम करना होगा, अगर आप एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशन ये कहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहां पर शार्प एजेस का नाइफ ले रहे हैं मींस शार्प एज होने की वजह से उसका एरिया कम है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो असर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखते हैं, if both and assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। बिल्कुल ट्रू हो रहा है, assertion और reason दोनों ही ट्रू हैं और जो reason है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस कथन का। तो यहां तक हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है क्योंकि आप रिलेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इसको एक एग्जांपल से और देखना चाहते हैं तो आप देखिए, जब हम बैग यूज करते हैं अपने स्कूल बैग तो हमारे जो स्ट्रिप्स होते हैं उसके कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं। क्यों, जितने ज्यादा ब्रॉड स्ट्रिप्स होंगे उतना जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम हम पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन जो हमारा वेजीज और सब्जी लाने का थैला होता है उसके जो हमारे हैंडल्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं जिसकी वजह से हैंड में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जितने ज्यादा यहाँ पर एरिया हम बढ़ा देंगे उतना कम यहाँ पर प्रेशर लगेगा। तो इसलिए जितना ब्लंट अगर आपका नाइफ हो जाएगा तो उसका प्रेशर उतना ही कम पड़ने लगेगा, इसलिए ब्लंट नाइफ अच्छे से कट नहीं कर पाते हैं। तो शार्प नाइफ हम यूज करते हैं टू कट द वेजिटेबल विद मोर प्रेशर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एंड स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने बिल्कुल करेक्ट किए और आज कितना स्कोर किया है आपने। ओके स्टूडेंट, जो RIMC के लिए जा रहे हैं वो भी मुझे, RMS के लिए जो जा रहे हैं बच्चे वो भी बताएंगे और सैनिक स्कूल के लिए भी। एंड बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ये आपके 17 डेज जो बचे हुए एग्जाम के लिए काफी आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं। 13-14 डेज बच रहे हैं सिर्फ आपके RMS में। ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच अलाउड टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। अगर हम मेटल्स को क्या करना चाहते हैं, हैमर्ड करके उन्हें शीट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज। तो बेसिकली स्टूडेंट आप जानते हैं कि आपके मेटल्स जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें मेटल्स बनाती हैं, जैसे कि दे आर सॉलिड, दे आर हार्ड, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनरस, दे आर लस्ट्रस। तो इसी तरह से अगर आप मेटल को बीट करके उनकी बारीक शीट्स बनाना चाहते हैं तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। व्हाट वी कॉल इट, मेलिएबिलिटी। एंड दोज मेटल्स दैट आर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, दे आर नोन एज मेलिएबल मेटल। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इनकी आप कितनी भी बारीक शीट बना सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा एल्यूमिनियम फॉइल को हम यूज करते हैं अपनी चपाती रैपिंग के लिए, सिल्वर की फॉइल्स हम यूज करते हैं स्वीट्स के ऊपर, गोल्ड को हम कितना भी बारीक यहाँ पर बीट करके उससे कोई भी ऑर्नामेंट बना सकते हैं। तो दीज आर द मेलिएबल मेटल, और गोल्ड हमारा मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है आपका। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को वायर्स में चेंज करना, दिस इज नोन एज डक्टिलिटी। सोनरस, मेटल्स को बीट करके साउंड क्रिएट करना। लस्ट्रस, जब मेटल बिल्कुल न्यू होते हैं तो दे प्रोड्यूस शाइन, तो शाइन प्रोड्यूस करना इज लस्ट्रस प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम शीट्स बनाना चाह रहे हैं मेटल की, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन आपकी एक एंटीबायोटिक है जो बेसिकली बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम इसे इंटेक करते हैं। तो ये किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, एल्गी, फंगस, लाइकेन, बैक्टीरिया। तो बेसिकली जो आपकी पेनिसिलिन होती है वो आप ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम आ पेनिसिलियम फंगस, एंड द नेम ऑफ द फंगस इज पेनिसिलियम नोटेटम। ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है, तो ये एक्सट्रैक्ट की जाती है फंगस से। स्टूडेंट यहां से एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर आता है पेनिसिलिन को लेके, और पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं आपको बताती चलूंगी और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये फंगस है और हम इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंटेक करते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन का जो हम यहाँ पर कमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। बेसिकली यू नो दैट कि जो एल्कोहल प्रोडक्शन होता है शुगर सिरप पर, यहाँ पर किसको हम ग्रो करा के एल्कोहल और वाइन बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया जाता है बाय यूजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एस्परजिलस, स्पाइरोगायरा, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ टाइप ऑफ yeast that will do anaerobic respiration to convert the glucose into the carbon dioxide, two molecules of ATP, and convert the sugar syrup glucose into the alcohol। तो हम इसे यूज करते हैं, and this complete process is known as fermentation। तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ टाइप ऑफ yeast जो ग्रो की जाती है ऑन द सुगर सिरप। डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following fuel has the highest calorific value? Highest calorific value आपको पता होनी चाहिए कि calorific value क्या होती है। तो calorific value is the amount of energy produced by burning of 1 kilogram of fuel। 1 किलोग्राम फ्यूल को आप बर्न करने पर जितना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो एक आपका आइडियल फ्यूल कहलाता है, क्योंकि ये उसकी कैलोरिफिक वैल्यू है। तो हाइड्रोजन, एलपीजी, पेट्रोल, कोल, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू है वो है आपकी हाइड्रोजन की। और इसका एग्जाम्पल आपके लिए सबने अच्छे से देखा है, जो सन में हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है जहां पर हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होता रहता है इनटू द हीलियम, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 1 kg ऑफ फ्यूल अगर आप यहाँ बर्न करेंगे और आपको मोर अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, वही आपकी उसकी कैलोरिफिक वैल्यू है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। The pores in the bread is due to the gas bubbles of। अभी हमने फर्मेंटेशन की बात करी थी स्टूडेंट, खमीर की हम बात कर रहे थे बेसिकली। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ब्रेड आप बनाते हैं, ब्रेड का डो तैयार करते हैं और फिर जब उसको बेक करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, तो उसमें जो बबल्स अपीयर होते हैं वो किस गैस के होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब आप यहाँ पर स्टार्च यूज करते हैं ब्रेड के लिए, जो आपने आटा तैयार किया है फ्लोर, और आप रिएक्शन कराते हैं एनारोबिकली, मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर में आप यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, तो जो गैस यहाँ प्रोड्यूस होती है
है वो होती है आपकी CO2 एंड लिटिल अमाउंट ऑफ ATP। तो ये जो गैस बबल्स बनते हैं ये बनते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फर्मेंटेशन में एनारोबिकली, और आपने देखा है ह्यूमन बींग्स में भी यहाँ पर जो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें भी कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो गैस के बबल्स हैं वो किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, बेसिकली जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है हम उसको उसका क्या बोलते हैं, तो इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन इट्स मैग्नीट्यूड, वी कॉल्ड इट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो यहाँ जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, जो आपका किसी भी उसका साइज चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके मोशन को चेंज कर सकता है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। और ये सारी जो स्ट्रेंथ है ये क्यों होता है, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, और यही स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट आ सकता है। When a charged balloon attached to the wall without any help, then dash force in action। आपने देखा है जो आपका बैलून होता है जब उसमें चार्ज आयंस होते हैं तो वो एक वॉल की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा हो बिना किसी गम के, तो ये किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है दैट वी कॉल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आपका मस्कुलर फोर्स आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहां पर दिस इज द, यहां पर हमारा फ्रिक्शनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द, यहां पर हमारे ये क्या है, फ्रिक्शन हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये सारे हमारे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर द नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स। तो यहां पर जो चार्ज जनरेट होते हैं नेगेटिवली विल अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज। तो ये वॉल पर जो चार्ज आयन बैलून है वो वॉल पर यहां पर अटैच होता जा रहा है, ये किसकी वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ड्यू टू द चार्ज फोर्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट, बच्चों एवरी ईयर आपका रिफ्लेक्शन और लाइट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहां पर हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, रिफ्लेक्शन से भी हमें अभी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर आते हैं, यहां पर जो हमारे आई डिफेक्ट्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियोस को स्किप ना करें क्योंकि हर एक चैप्टर से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। तो बेसिकली जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है क्या, व्हेन any coming ray or the incident ray when fall on a plane surface it will reflect back with the same angle। तो the angles are equal, that is angle I और angle R means angle of incidence is equal to the angle of reflection। तो यहाँ पर जो हमारी रिफ्लेक्शन की लॉ है वो क्या कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जब भी एक लाई करते हैं सेम प्लेन पर तो इंसिडेंट रे ऑलवेज मूव बैक और रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल, दैट्स व्हाई एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल ये कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे आगे हम इसके और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें बेसिक से पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन दे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चंस का भंडार चाहिए तो आप हमारी ऐप पर जाकर जब देखेंगे या वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको वहां पर सैनिक स्कूल, RMS, RIMC के लिए एक कंप्लीट पैकेज मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ महावीर, वीर पैक, जैगुआर, रुद्रा पैक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपके लिए अब सबसे बेनिफिशियल होने वाला है क्वेश्चन का भंडार वो है हमारे कोर्सेज लाइक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा कंप्लीट कोर्स है, J6 क्लास के लिए चिनूक कोर्स, साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस कोर्स है जिससे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट। तो स्टूडेंट जैसे अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो तेजस पैक आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि RMS स्कूल का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। सो स्टूडेंट अगर आप RMS 9th के लिए अपीयर होने वाले हैं तो यहाँ जैगुआर कोर्स हमारा कंप्लीट कोर्स है जो आपको फुल ईयर के लिए हेल्प करने वाला है, और रुद्र हमारा कोर्स है जो इस टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है बच्चों के लिए क्योंकि अब पूरा कंप्लीट तो पढ़ने का टाइम नहीं है बट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट आप दे सकते हैं, एग्जाम बूस्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे बेस्ट रहता है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। 17-18 डेज में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो रुद्रा को आप अवेल कर सकते हैं फॉर क्लास 9th। ये हमारे बेस्ट पैकेजेस है फॉर द लास्ट टाइम।
सो स्टूडेंट चलते हैं आगे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेट ऑफ टर्म्स पर्टेनिंग टू रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। यहां पर कुछ टर्म्स दी गई हैं जो पर्टेन है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। चूज द सेट दैट हैज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। बच्चों जब भी इनकरेक्ट या करेक्ट पूछा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन में हाईलाइट कर ले, क्योंकि एक्साइटमेंट में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पेंसिल या पेन से उसको हाईलाइट कर लेना है कि पूछा क्या है। तो यहां पर हमसे इनकरेक्ट टर्म को अलग निकालना है कि कॉम्बिनेशन जो गलत है। स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस ऑल आर द पार्ट्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल ये करेक्ट है। मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, बिल्कुल ठीक है, सारे रिलेटेड टू फीमेल। स्पर्म, ओविडक्ट, एग, यूट्रस, यहां पर ये हमारा गलत हो रहा है क्योंकि ओविडक्ट इज द फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, यूट्रस इज द साइट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टेक प्लेस, बट स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा यहां पर गलत है, बट एक बार लास्ट जरूर देख लेते हैं। ओवल्यूशन फीमेल में होता है, एग फीमेल में बनते हैं, यूट्रस फीमेल का है, ओविडक्ट। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। स्पर्म मेल पार्ट है, यहां पर मेल गैमीट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, विद द ओवा के साथ रिप्रोड्यूस करता है, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट द पुबर्टी इज कॉल्ड। जो एडोलसेंस एज होती है गर्ल्स में, जो पुबर्टी एज कहलाती है, एट द एज ऑफ 12 to 16 जो हमारा पुबर्टी एज यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होते हैं, व्हाट वी कॉल्ड इट, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, पुबर्टी फ्लो और मेनार्के। तो दिस द टर्म बेसिकली फॉर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो इज मेनार्के, जो बेसिकली हमारा होता है एट द 10 to 16 एज और एट द एवरेज एज ऑफ 12 year to 4 month तक ये हो सकता है। तो द फर्स्ट menstruation flow in the girls is known as menarche. D is the correct answer. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन स्टूडेंट आपको यहां पर हाईलाइट कर लेना है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। विविपोरस एनिमल लेज एग, विविपोरस अंडे देते हैं, इट इज गलत, इट इज रॉन्ग, दे आर द ओविपोरस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन स्पैरो, स्पैरो में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, अभी तक बिल्कुल ठीक है। अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है इनटू द 2 डॉटर सेल बाय यूजिंग अ फिनोमिना दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन, ये सही है। Zygote is a single cell. No, zygote is a diploid cell that is made up of a male gamete or a female gamete. तो यहां पर जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जा रही है वो है सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। The metal which is used to coat iron in the process of galvanization. Student mark it a very important question. हर बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम जो मेटल यूज करते हैं टू कोट आयरन, क्योंकि आपको पता है आयरन हमारा एक रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है जो इजिली रिएक्ट कर जाता है विद द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर से, और इसके अंदर हो जाती है रस्टिंग, जंग लग जाता है। तो ब्रिजेस को, बड़े बड़े ब्रिजेस को, गेट्स को बचाने के लिए हम इसको कोट करते हैं विद अ पेंट, और इन अ पेंट वी यूज अ मेटल दैट इज जिंक, जिसकी हम मेलेबल मेटल है, जिसकी हम बारीक सी शीट भी बना सकते हैं, और आप इसे कोट करते हैं आयरन के ऊपर। और ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो इट इज द प्रोसेस टू कोट अ डिजायर्ड मेटल बाय यूजिंग अ डिजायर्ड मेटल। यहां पर आप जिंक की कोटिंग कर सकते हैं आयरन के ऊपर। तो द करेक्ट आंसर इज जिंक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला, टेस्टिस से सिक्रीट होने वाला मेल हार्मोन है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और ये किस में हेल्प करता है, तो मेल हार्मोन टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स, द मेल गैमीट। तो टेस्टोस्टेरोन विल गोइंग टू हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फोर्सेज ईच ऑफ 20 न्यूटन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑफ अ बॉडी। तो यहां पर क्या हो रहा है, टू बॉडीज पर 20 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम फोर्स और व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स। तो आपको पता है स्टूडेंट, जब फोर्स यहां पर सेम डायरेक्शन से लगाए जाए तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी एड, एंड उतना ही फोर्स अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं, लाइक 20 न्यूटन से आप लेफ्ट से लगा रहे हैं, 20 न्यूटन से राइट से, तो फोर्स विल बिकम 0 बिकॉज नो वर्क विल बी देयर। तो यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है किसी भी बॉडी पर, तो मैक्सिमम नेट फोर्स क्या होगा और मिनिमम नेट फोर्स क्या होगा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो 20 + 20 विल गिव यू 40 न्यूटन ऑफ वर्क, और यहां पर 20 - 20 विल 0। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 40 न्यूटन एंड 0 इज द मिनिमम नेट फोर्स। तो 0, ए इज द करेक्ट आंसर।
द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट। स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी ईयर साउंड चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट जो यहाँ पर लाउडनेस पिच पर होते हैं वही क्वेश्चन हर बार यहाँ से आता है, आरएमएस में भी, सैनिक में भी, नवोदय में भी। तो स्टूडेंट, जो लाउडनेस है साउंड की वो किस पे डिपेंड करेगी? तो स्टूडेंट, जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है वेव्स के एम्पलीट्यूड पर। जितना ज्यादा यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा मीन्स, तो जो लाउडनेस होती है बेसिकली विल डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ जो लाउडनेस होगी, जितनी ज्यादा लाउड होगी आवाज, तो मीन्स उतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा। और जो बच्चों पिच पे डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है पिच पर। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या डिसाइड करती है? साउंड की पिच, और एम्पलीट्यूड डिसाइड करती है उसका लाउडनेस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Venus is a planet of our solar system which is often called the morning or the evening star। अब आपको पता है कि प्लैनेट्स को, यहाँ पर प्लैनेट्स को, कुछ प्लैनेट्स को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते, लेकिन वीनस हमारा एक प्लैनेट है जो आप मॉर्निंग और एज अ इवनिंग स्टार देखते हैं। तो वीनस आपको कैसे अपीयर होता है? सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है और आता भी है। ईस्टर्न स्काई एज इवनिंग स्टार, वेस्टर्न स्काई एज मॉर्निंग स्टार, ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न एज मॉर्निंग स्टार। नो, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर स्टार होता है तो इट इज अ मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई और इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई। तो वीनस को आप देख सकते हैं मॉर्निंग में इन द ईस्टर्न स्काई और इवनिंग में इन द वेस्टर्न स्काई। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हर बार ये क्वेश्चन आता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा चेंज होके। विच वन इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बच्चों बायोलॉजिकल, नेचुरल तरीके से बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है जो सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बैग, एल्यूमिनियम और बेकेलाइट। तो बेसिकली दीज आर द प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम इज अ मेटल, आयरन कंटेनिंग मेटल। बेसिकली ये हमारा बॉक्साइड से मिलने वाला, और से मिलने वाला एक मेटल है। तो जो यहाँ बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरल तरीके से डिग्रेड हो सकता है, वो क्या है? हमारा पेपर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट आया हुआ है। D is the correct answer. The density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर जो डेंसिटी होती है मींस मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यह वाटर की डेंसिटी हमारी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम का मीटर क्यूब से डिनोट करेंगे, मास को किलोग्राम में। तो दिस इज द यूनिट। अ प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम हैज डेंसिटी लेसर देन दिस वैल्यू। हमारे 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट ऐसा है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। मींस जो वाटर पर अगर आ गया तो फ्लोट करेगा। तो विच इज द मेटल, विच इज द प्लैनेट? तो द नेम ऑफ दिस प्लैनेट इज सैटर्न। तो बच्चों जो सैटर्न की डेंसिटी है वो वाटर की भी डेंसिटी से है। तो अगर मरकरी, वीनस, यूरेनस को हम पानी में डालें तो दे ऑल विल सिंक। बट यहाँ पर हमारा सैटर्न जो है अगर पानी में डाला जाए तो इट विल फ्लोट। क्वेश्चन अच्छा है और आया भी और आता भी है। ये आरएमएस या किसी पेपर में प्रीवियस ईयर में आया भी है। तो बच्चों जो हमारा सैटर्न है उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो सब वाटर पर फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पर सी इज द, ये पूछने का तरीका है, सीधा आपको याद रखना है कि जो डेंसिटी है सैटर्न की वो वाटर से भी कम है। और यहाँ पर इन्होंने यूनिट भी दे दी है उसकी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not an application of chemical effect of electric current? इसमें से chemical effect of electric current को आप यूज नहीं कर सकते। इसका एप्लीकेशन किसमें नहीं है? आप मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। आप मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्युटली। डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, आप किसी भी एलिमेंट को, प्योर एलिमेंट को यहाँ पर क्या नहीं कर सकते? डिकम्पोज नहीं कर सकते। एलिमेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं यूज करते। आप कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हो। यस, NaCl को अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक केमिकल यूज करके, कोई वाटर का इलेक्ट्रोलाइट यूज करके, तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। बट आप एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते बाय यूजिंग अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सी इज द करेक्ट आंसर। Dash are those species of plant and animal which are found exclusively in a particular area। बेसिकली कोई प्लांट्स की स्पीशीज मींस फ्लोरा और फोना जो पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया की क्या कहलाती हैं? तो दे आर नोन एज द एंडेमिक स्पीशीज ऑफ दैट एरिया। तो जो कोई पर्टिकुलर एरिया में मिलती है स्पीशीज तो वो पर्टिकुलर एरिया की एंडेमिक स्पीशीज हो जाती हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एंडेमिक लेके, स्पीशीज को लेके। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
द 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फाउंड इज पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली हमारा पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सतपुरा रेंजेस के मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो 2 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, सतपुरा नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में है, पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व में ही आता है। तो यहाँ पर जो हमारी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है बोरी एंड पचमराही। तो ये हमारा गिर क्योंकि गुजरात में है तो सतपुरा यहाँ पर है, लेकिन सतपुरा नेशनल पार्क है। यहाँ पूछा गया है कि पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो बोरी एंड पचमराही आर द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर द 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। आप किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं, कैसी आपकी प्रिपरेशन है, आप किसी भी तरह का डिस्कशन कर सकते हैं थ्रू द कमेंट बॉक्स। आई विल देयर टू हेल्प यू। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में आज मुझे जरूर बताएं कि वीडियो में आपको 25 में से कितने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट गए हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट of this video of 200 most important question. For any query you can call on this number. Okay student, bye bye, have a nice day.